फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको बताया था, मैंने डेली आपके लिए किसी न किसी सब्जेक्ट से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज अपन इकोनॉमिक्स के 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। साथ में आपको कई सारे ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपके प्रिपरेशन के लिए हमारे द्वारा डेली प्रोवाइड करे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है इकोनॉमिक्स का। द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन मनी फ्लो इन इक्विटी थ्रू पी नोट्स, द फुल फॉर्म ऑफ पी नोट्स। तो देखिए, सेबी ने क्या किया है, अभी रिसेंटली इम्पोज किया था रिस्ट्रिक्शन, किसके अंदर, इक्विटी के अंदर पैसा नहीं लगा सकते थ्रू द पी नोट्स के थ्रू। अब ये पी नोट्स की फुल फॉर्म क्या है, ये पी नोट्स क्या होते हैं, ये सभी आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपके सामने फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, जैसे कि प्रिंसिपल नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, परपेचुअल नोट्स या फिर नन ऑफ दीज। ओके, तो फ्रेंड्स इसके अंदर से आपको आंसर पिक करना है। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो सही आंसर है आपका वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स। ओके, बी आपका सही आंसर है। तो इस बी, अब ये देखिए फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक भी रहा है पिछले 1 साल से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं इनको अपन पी नोट्स भी कहते हैं या फिर अपन को पीएन भी कहते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स ये एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। कौन इशू करता है इसको, कोई भी रजिस्टर्ड FII है, यानी कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंटल कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, कोई फॉरेन या फिर अपन इसको बोल सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यही इसकी एक्चुअली फुल फॉर्म होती है, इन्वेस्टर। अब ये जो FII है ये क्या करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, PN। ओके, पार्टिसिपेटरी नोट्स। और कहां पैसा लगाते हैं, अपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। ओके, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और ये किन लोगों का पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ये उन लोगों का पैसा लगाते हैं जो लोग चाहते नहीं है अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना। ओके, और साथ में वो लोग जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते किसी भी मार्केट रेगुलेटर के अंदर, जैसे कि सेबी के अंदर, ठीक है। तो ये लोग रजिस्टर नहीं करवाना चाहते सेबी के अंदर खुद को, इसीलिए ये लोग इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इन इंस्टीट्यूशन की हेल्प से क्या करना चाहते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। ओके, तो इस चीज़ की वजह से इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे तो पैसा रेज हुआ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई। इसी चीज़ को लेकर बाद में इस पर इम्पोज लगाया गया कि इक्विटी में ये लोग पैसा नहीं लगा सकते हैं। सेबी ने हालांकि 1992 के अंदर ही परमिशन दे दी थी कि FII जो है, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ये किसी का भी पैसा लगा सकते हैं अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये लोग वो लोग होते हैं जो कि खुद की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर। ये लोग जाते हैं FII के पास में और ये लोग पैसा लगा देते हैं फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये होने लगी कि बिकॉज ऑफ द एनोनिमिटी, ओके, किसका, कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं, ये जो पी नोट्स हैं, इसके एंड ओनर कौन है, इसके ओरिजिनल ओनर कौन है, ये सब अपन पता नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और कई सारी अनअकाउंटेड मनी एंटर कर रही थी अपने स्टॉक मार्केट के अंदर थ्रू द पी नोट्स, ठीक है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को लगने लगा कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी वक्त एक नई कमेटी बनाई गई इसको लेकर और साथ में इसके ऊपर काम किया गया। अब इसके थ्रू पैसा लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी बन चुका है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो इसी वजह से इन पी नोट से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पी नोट्स की इन्फॉर्मेशन है और आपका जो सही आंसर है वो है बी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है इसको कौन एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। ये क्या है, IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन के लेकर एक फंड जो है बनाया जाता है, इसको कौन एस्टैब्लिश करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, SIDBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज या फिर IMF। ओके, और इसके अंदर जो आपका सही आंसर है वो सी आपका सही आंसर है, स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को लेकर इस फंड को बनाते हैं, ठीक है। ये कौन सेटअप करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करेगा। कोई भी अगर क्लाइंट कल को लॉ के थ्रू, ठीक है, कोई क्लेम कर देता है, किसका क्लेम करेगा, वो इन्वेस्टमेंट का क्लेम करेगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या कोई भी उसके साथ में
कोई भी चीज़ है जो कि उसको ऐसी नहीं मिली है जो कि मिलनी चाहिए थी। तो कुल मिला के किसी क्लाइंट ने लॉ के द्वारा क्लेम कर दिया है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसकी जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है IPF। ओके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया है? IPF, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टर है, ओके, जो इन्वेस्टर है उसके प्रोटेक्शन को लेकर एक फंड बनाया गया है। तो आपको सिर्फ जो मेजरली याद करना है वो स्टॉक एक्सचेंज याद करना है, कहीं यानी कि स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इस फंड को सेटअप करता है। और साथ में सेबी ने इस चीज़ को लेकर गाइडलाइंस भी जारी करी थी, प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस, कि कैसे आपको यूटिलाइजेशन करना है किसका? IPF का। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है आज का। हु वॉज द फादर ऑफ द ऑपरेशन फ्लड? तो ऑपरेशन फ्लड का फादर कौन है? ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ इसका जो दूसरा नाम है वो देता तो आप इसका आंसर इजीली कर लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया है, तो इसके फादर किनको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नॉर्मन बोरलैग, फिर स्वामीनाथन, फिर वर्गीस कुरियन और फिर विलियम गैंड। ओके, आपके सामने 4 ऑप्शंस है और इसका जो सही आंसर है वो सी इसका सही आंसर है। ओके, वर्गीस कुरियन जो कि अमूल के फाउंडर हैं वो कहे जाते हैं फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ओके, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। अब ये ऑपरेशन फ्लड क्या है फ्रेंड्स? 1970 में जब इसको लॉन्च किया गया था, ये एक प्रोजेक्ट था। किसका प्रोजेक्ट था? NDDB का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, डेयरी को डेवलपमेंट करने के लिए। इंडिया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिल्क को लेकर डिफिशिएंट नेशन था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद में दुनिया का लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन गया। यूएस को इंडिया ने पीछे कर दिया था। इसके बाद में 1998 तक इंडिया ने यूएस को पीछे कर दिया था और दुनिया का टोटल 17% मिल्क प्रोडक्शन जो है, ग्लोबल आउटपुट है, वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था। इंडिया ने 30 साल के अंदर अपना जो पर पर्सन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डबल कर दिया था इस ऑपरेशन के बाद में। काफ़ी ज़्यादा इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बन गया इसके अंदर। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि एक द आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट एट अमूल, ठीक है, ये एक आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था अमूल के अंदर, जो कि एक सिंगल कोऑपरेटिव डेयरी थी। और इस डेयरी के पीछे किनका हाथ था? वर्गीस कुरियन का हाथ था, जो कि चेयरमैन थे, फाउंडर थे किसके? अमूल के। ओके, तो उनको कहा जाता है फादर। और उस टाइम पे वो चेयरमैन भी थे किसके? NDDB के, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ओके, और उस टाइम पे जो PM थे देश के वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे PM थे जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जो फ्लड है ये मिल्क से रिलेटेड है। तो अगर मैं आपसे पूछता फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन तो आप इजीली बता देते, लेकिन ऑपरेशन फ्लड इसका दूसरा नाम है जो कि पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन, तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल के ऊपर बेस्ड था? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको 5 ईयर प्लान के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, पहला 5 ईयर प्लान जो अपना स्टार्ट किया गया था वो 1951 से 56 में किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पर्सन थे जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और इसको लेके काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। टोटल आउटले देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ का उस टाइम पे बजट था। टारगेट ग्रोथ थी अपनी 2.1 ग्रोथ, GDP की जो अपने को इंक्रीज करनी थी वो 2.1 अपना टारगेट था, लेकिन इंडिया ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उस टाइम पे और इंडिया ने 3.6% ग्रोथ अचीव करी थी उस 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, हेरोल्ड डॉमर मॉडल, PC महालानोबिस, साथ में बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ओके, तो महालानोबिस और साथ में डोमर, इन दोनों में आपको डिस्कस करना है सबसे पहले कि कौन से फर्स्ट और कौन से सेकंड है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ए आपका सही आंसर है। हेरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये पहला 5 ईयर प्लान, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला है महालानोबिस, ये सेकंड 5 ईयर प्लान मॉडल है ये। ओके, सेकंड जो अपना 5 ईयर प्लान था ये इसके ऊपर बेस्ड था, लेकिन पहला अपना हेरोल्ड के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। जो सेकंड अपना 5 ईयर प्लान था ये भी काफ़ी सक्सेसफुल था। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, ओके, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल था। तीसरे वाले में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बिकॉज वॉर हो गई थी, ठीक है, 1962 के अंदर चाइना से। उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन पहले और सेकंड 5 ईयर प्लान काफ़ी अपने सक्सेसफुल रहे। काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई थी उस टाइम पे, इकोनॉमी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द स्टेट ऑफ इंडिया द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैज़ गिवन असिस्टेंस मेनली टू डेवलप। तो किसी भी इंडिया के अंदर इन द स्टेट ऑफ इंडिया जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है
वो मेनली किस लिए बनाई जाती है और किसको वो असिस्ट करती है डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये आपका सवाल है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए मेनली ये बनाई गई है, असिस्ट करती है मेजरली, ठीक है, जिनको अपन एसएफसी कहते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सेकंड स्मॉल इंडस्ट्रियल, और थर्ड है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, और डी है मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी आपका आंसर है। जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको डेवलप करने के लिए ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक फ्रेंड्स इंटीग्रल पार्ट है अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है देश के अंदर, उसका बहुत ज्यादा एक इंटीग्रल पार्ट है क्या, एसएफसीज, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये प्रमोट करती है मेजरली किसको, स्मॉल और साथ में मीडियम इंडस्ट्रीज को स्टेट के अंदर। ठीक है, ये हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है देश के लिए, क्या अश्योर करने के लिए कि अपना बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ को लेकर ये हेल्पफुल होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको बैलेंस रखने को लेकर, हायर इन्वेस्टमेंट को लेकर, हायर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, साथ में मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ये, और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, कौन सी, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, राइट नाउ अगर अपन बात करें तो 18 स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, 17 तो जिसके अंदर से रजिस्टर्ड हैं, किसके अंदर, एसएफसी एक्ट के द्वारा 1951 के द्वारा, और एक जो बस्ती है वो कौन सी है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, जो कि कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है 1949, कंपनी एक्ट 1949। ठीक है, और ये भी वर्क करती है एज ए स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है एसएफसी से। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज ए नेशनल डेप्थ। तो इनमें से नेशनल डेप्थ का मतलब क्या है, जो पैसा सरकार ने बोरो किया है, ओके, जो बोरोड मनी है उसको अपन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा पैसा है जो कि बोरोड मनी नहीं है देश, जो कि गवर्नमेंट का। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीएफ, उसके बाद में एलआईपी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसके बाद में लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका आंसर है वो ए आपका आंसर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक नेशनल जो डेप्थ नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का या फिर देश का, इसको अपन कहते हैं एनएससी, शॉर्ट में अपन इसको एनएससी कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की सेविंग बॉन्ड स्कीम है फ्रेंड्स, सेविंग, जो कि स्मॉल सेविंग को लेकर और साथ में इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेकर, 2 चीजों को लेकर इसका जो मोटिव है वो यही 2 है। ठीक है, एनएससी का, कि एक तो स्मॉल सेविंग करने को लेकर और साथ में आप इनकम टैक्स सेविंग भी कर सकते हो, उसके अंदर इनकम टैक्स बचा सकते हो इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे। ठीक है, ये किस चीज का पार्ट है, पोस्टल सेविंग का पार्ट है, पोस्टल सेविंग सिस्टम, जो अपना पोस्टल सेविंग सिस्टम है किसका, इंडियन पोस्टल सर्विसेज का, उसका ये पार्ट है। ठीक है, जिसको अपन इंडिया पोस्ट भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनएफसी क्या है, स्मॉल सेविंग को लेकर और इनकम टैक्स सेविंग को लेकर है। ठीक है, ये एक पोस्टल सेविंग सिस्टम के द्वारा बनाई गई है, इंडियन पोस्टल सर्विस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस जाके परचेज कर सकते हो इनको, एनएससी को पोस्ट ऑफिस आपको जाना पड़ेगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ये सर्विस है। तो पोस्ट ऑफिस आप जाके, कोई भी एक अडल्ट है, अगर माइनर है या फिर कोई जॉइंटली 2 अडल्ट है, ठीक है, 2 अडल्ट जॉइंटली भी सबको ओपन कर सकते हैं, साथ में कोई ट्रस्ट है वो ओपन कर सकता है। ये 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए अवेलेबल होते हैं, इशू होते हैं। ठीक है, इनको आप एज ए गारंटी के तौर पर रखकर आप लोन भी ले सकते हैं। कई लोग भी ऐसा करते हैं, इस चीज़ को लोन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके आपको जो टैक्स में जो बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स, वो 80C के तहत मिलता है, सेक्शन जो 86 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आई गेस, ओके 1961। तो वहाँ पे आपको इसको फायदा मिलता है 86 के तहत, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इंडिया फेज फर्स्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन। तो जैसे कि पता है आपको कि 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका पता होना चाहिए पहले तो कि डीमोनेटाइजेशन है क्या एक्चुअली में, ठीक है, कौन सी करेंसी, अगर आप कब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि जो ये मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है, ये पहली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो अब
ऑब्वियस मैंने आपको बताया कि पहली बार नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आपके सामने से हट गया, बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं आपके सामने, ठीक है, 1975, 46 और 78। तो इसमें आपको जो सही आंसर है वो 1946 है। 1946 के अंदर भी अपन ने डीमोनेटाइजेशन किया था फ्रेंड्स, जिसमें अपन ने जो नोट्स हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज़ के जो नोट्स थे उनको अपन ने मार्केट से डीमोनेटाइज कर दिया था, उनको निकाल दिया था। जनवरी के अंदर हुआ था ये 1946 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ऐसा था कि दूसरी बार वापस से किया गया 1978 के अंदर, जब 1,000 के साथ में 5,000 रुपये के और 10,000 रुपये के तीनों नोट निकाल दिए गए थे, ठीक है, तीनों नोट निकाल दिए गए थे। उसके बाद वापस से, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 2016 के अंदर किया गया 500 के और इस बार 1,000 रुपये के नोट्स निकाल दिए गए मार्केट से 2016 के अंदर, ठीक है। अब इश्यू होता है कि फ्रेंड्स जब यहाँ पे निकाला था तब 86% जो अपनी नोट थे, जो अपनी करेंसी, जो कैश था, वो इसी फॉर्म के अंदर था, 500 और 1,000 के अंदर। तो यानी कि अपन ने 86% अपनी जो करेंसी थी वो मार्केट से निकाल दी थी, ठीक है। अब डीमोनेटाइजेशन किया क्यों जाता है, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि 3 बार जो हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन के रीजन भी पूछ लेते हैं कि क्यों किया जाता है इसका, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। पहली बात तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, दूसरा करप्शन को चेक करने के लिए, जो कि अपना मेजर रीज़न यही था, ठीक है, ब्लैक मनी को लेकर अपना रीज़न था, ठीक है। करप्शन और क्राइम दोनों आप देख सकते हैं। क्राइम के अंदर आप टैक्स इवेजन देख सकते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं उस चीज़ को लेकर। तीसरा, डिस्करेज करने के लेकर, किस चीज़ को डिस्करेज करना है अपने को, कैश इकोनॉमी को, कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी को अगर अपने को हटाना है, और अगर अपने को, जैसे कि अभी पेटीएम है, अगर आप ई कैश यूज़ करते हो तो देश के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपेयर टू द कैश डायरेक्टली, जो फिजिकल मीडियम में कैश है उसके। तो ये होने के बाद में कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी थोड़ी सी अपनी कम हुई है, और इसको थोड़ा सा अपने को फ़ायदा मिला है ये डीमोनेटाइजेशन से, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट पे अपने को फ़ायदा कम मिला है, लेकिन थर्ड वाले पे काफ़ी फ़ायदा मिला है, और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। ये 4 पॉइंट्स हैं मेजरली जो कि रीज़न होते हैं डीमोनेटाइजेशन करने के किसी भी देश के अंदर, ओके। साथ में फ्रेंड्स आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, अगर आपसे वर्ल्ड लेवल पे पूछ लिया जाए कि दुनिया में पहली बार कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर के अंदर 1945 के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया गया था। उसके बाद में कई सारे देश हैं, जैसे कि फिजी है, ठीक है, वह 1969 में किया गया। उसके बाद घाना में किया गया, नाइजीरिया है, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था। म्यांमार ने किया था अपने नेबरिंग नेशंस में से, ठीक है, सोवियत यूनियन है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशंस ने भी, बड़े नेशंस ने भी 1966 के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया था। नॉर्थ कोरिया ने किया है, जिम्बाब्वे, फिलीपींस, ऐसे कई सारे नेशंस हैं जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन ट्राई किया है अपने देश के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो देखिए इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का देश की गवर्नमेंट के लिए, ओके। जैसे कि एक तो इंटरेस्ट जो देश को मिलता है वो है, या फिर लाइसेंस फी, इनकम टैक्स, या फिर एक्साइज ड्यूटी। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। तो मेजरली जो आपने को देश को मेजर सोर्स है इनकम का वो एक्साइज ड्यूटी है फ्रेंड्स। डी आपका सही आंसर है। ये मैंने इसलिए फ्रेम किया है, हालांकि अब जो टैक्स रिफॉर्मेशन हो चुका है, जीएसटी आ चुका है, ठीक है, जीएसटी को लेके बात हो चुकी है, 1 जुलाई से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो जीएसटी को लेके आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं पीछे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले मेजर सोर्स देश की इनकम का क्या था, ठीक है। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि एक्साइज ड्यूटी अपना मेजर सोर्स हुआ करता था। अभी हालांकि जीएसटी आने के बाद में चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी तक अपना एक्साइज ड्यूटी है। अब एक्साइज ड्यूटी किस लिए लगाया जाता है फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्शन अपन करते हैं देश के अंदर, ठीक है, तो उससे जो अपने को पैसा मिलता है वो एक्साइज ड्यूटी है, जो टैक्स मिलता है अपने को वो एक्साइज ड्यूटी है। तो वहाँ वो अपना मेजर सोर्स है इनकम का किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इसके अंदर अपन स्टेट गवर्नमेंट के जो द्वारा एक्साइज लगाया जाता है उसको अपन हटा देते हैं, जैसे कि लिक्वर के ऊपर, नार्कोटिक ड्रग के ऊपर, ये स्टेट के पास में पैसा जाता है इन चीज़ों का। तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है इससे अपने को मेजरली फ़ायदा होता है। शुगर है, कॉटन है, क्लोथ, टबैको, मोटर स्पिरिट, मैच बॉक्स, सीमेंट, इन सभी पे प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटी लगती है, उससे अपने को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो अपना कौन सा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है देश के अंदर, इन चारों ऑप्शन के अंदर। वैसे तो अपना गोवा है, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शंस मैंने जो दिए इनमें से आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली तो अपना स्टेट है नहीं, अगर मैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिखता है यहाँ पे
तब क्वेश्चन अलग फ्रेम हो जाता और आपका आंसर ए हो जाता, क्योंकि गोवा के बाद में दिल्ली ही है अगर मैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेट लिखा है तो सिर्फ आपको दिल्ली तो वैसे ही हटाना है। उसके बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन बचते हैं, पंजाब, बिहार और वेस्ट बंगाल। बिहार आपको पता होगा वैसे बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है स्टेट है, ठीक है। बात है वेस्ट बंगाल और पंजाब, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम का सही आंसर आपका बनता है पंजाब, ठीक है। पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है बाकी सबसे। अगर अपन बात करें इंडिया में तो गोवा नंबर 1 पे है, ठीक है, नियर बाय 1.5 से 2 लाख रुपए पर इनकम पर ईयर यहाँ पे पर कैपिटा है। उसके बाद में दिल्ली है, अगर अपन दोनों की बात करें तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद चंडीगढ़ आता है, उसके बाद सिक्किम है, ठीक है। छोटे जो स्टेट्स हैं गोवा, सिक्किम, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छा है। उसके बाद में हरियाणा, पंजाब, ये सब आते हैं, ठीक है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। When was new rupee symbol was selected by union cabinet? तो नया रूपी का अपन ने सिंबल बनाया था, ये वाला देवनागरी स्क्रिप्ट में अपन ने इसको अडॉप्ट किया, बनाया गया था। तो ये यूनियन कैबिनेट ने कब इसको क्या किया था, सेलेक्ट किया था, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 10 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010, 10 जुलाई 2011 और 15 जुलाई 2011। और आपका जो सही आंसर है इसके अंदर वो है बी, 15 जुलाई 2010 के अंदर अपन ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार ने इसको डिज़ाइन किया था। एक ओपन कंपटीशन रखा गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि वहाँ पे सभी अपनी अपनी जो एंट्रीज है वो भेज सकते हैं, ठीक है। उससे पहले जो अपन यूज़ किया करते थे फ्रेंड्स वो इस तरह का RS या फिर RE, ये अपने सिंबल हुआ करते थे, ठीक है। और अपने जो नेबरिंग नेशन है जहाँ पे रूपी चलता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे तो अभी भी यही काम में लिया जाता है। लेकिन इंडिया ने इसके अंदर चेंजेस लेके आए और अपन ने कुछ इस तरीके का सिंबल सेलेक्ट किया, ठीक है। ये बॉर्डर उसके ऊपर है। और साथ में फ्रेंड्स अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो जो अपना रूपी है ये पहले अनाज में डिवाइडेड था। 16 अनाज अपन कहते थे इज इक्वलेंट टू 1 रुपी, लेकिन इसको डेसिमलाइज कर दिया गया 1957 के अंदर। उसके बाद में अपन ने 100 पैसे के तौर पे देखने लगे, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, ओके। अभी जो लीगल टेंडर है जो मिनिमम वो 50 पैसे का है, जो कि अभी चलता है। और इसको डिज़ाइन इसके ऊपर किसके ऊपर बेस्ड था ये आपको ध्यान रखना है। जो अपना सिंबल है रुपी का, ये देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर डिज़ाइन था। लैटिन से भी इसका सिंबलाइज करते हैं अपन कैपिटल लेटर R को, ओके। तो इस तरीके से अपन ने इसको सेलेक्ट किया है। और फ्रेंड्स ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो कि इकोनॉमिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने ही चाहिए, ओके। कल अपन कुछ और देखेंगे, जैसे कि अपना शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंगली अपन चलेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।